गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। नाउ लेट्स सी। आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट हो, ऑक्सीजन हो या कोई भी चीज हो, उसके ट्रांसपोर्टेशन में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है। नाउ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ कंपोनेंट से बना है। क्या क्या? हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल एंड लिम्फ। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले ब्लड देखते हैं। देखो, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपका, हमें पता है। नाउ आपका जो ब्लड है ये मेजरली बना हुआ है दो चीजों से। क्या क्या? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नाउ प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ना आपकी ब्लड का 55% है, मतलब 55% आपके ब्लड का प्लाज्मा है। प्लाज्मा बेसिकली येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है। येलो, इसका कलर कैसा होगा? येलो। और प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा खुद 90% तो वाटर से ही बना हुआ है, तो इसलिए ये वाटरी फ्लूइड है। नाउ आपके ब्लड में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन है वो सारे के सारे इस प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, ये तो बात थी आपके प्लाज्मा की। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कुछ नहीं है, जो आप बचपन से सेल्स पढ़ते आ रहे हो ना। क्या क्या? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये सारी मिलके फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना रही है। सबसे पहले आरबीसी देखो। आरबीसी में देखो, हम हमेशा बोलते हैं ना कि ब्लड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैसे हेल्प कर रहा है? आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैं एचबी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। नाउ ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? जब भी गैसियस एक्सचेंज होता है ना, गैसियस एक्सचेंज पढ़ाया था रेस्पिरेशन में। नाउ जब भी गैसियस एक्सचेंज होगा तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और जाके टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। तो ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ब्लड के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। नाउ आरबीसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इन्यूक्लिएटेड सेल है। इन्यूक्लिएटेड सेल का मतलब है कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। अब न्यूक्लियस क्यों नहीं है? देखो, आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए नहीं है ना ताकि हीमोग्लोबिन को सेल के अंदर रहने के लिए ज्यादा स्पेस मिले। अब हीमोग्लोबिन जब ज्यादा होगा आपकी बॉडी में तभी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी में अच्छे से हो पाएगा, हाँ या ना? इसीलिए आपके सेल्स ने क्या किया है, आरबीसी में जो है न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई आरबीसीज की। नाउ देखते हैं हम डब्ल्यूबीसीज को। देखिए, आप डेली बहुत सारे माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आते हो, फिर भी आपको बीमारियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी ब्लड में जो ये डब्ल्यूबीसीज है, वाइट ब्लड सेल है, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट ऑल दोज माइक्रोब्स। आपकी बॉडी को बचा के रखेगी उन सारे माइक्रोब्स से। नाउ बात करते हैं हम जरा प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आपके ब्लड की वो सेल्स हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगी। देखो, जब भी आपकी बॉडी पे कभी कहीं भी आपको कट लग जाए या चोट लग जाए, ऐसा नहीं होता कि आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, निकल ही रहा है ब्लड और रुक ही नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है। उसे ब्लड को क्लॉट करने में किसने हेल्प की? ये प्लेटलेट ने हेल्प की। अगर देखो, अगर प्लेटलेट ना हो तो आपको कहीं भी कट लगे ब्लड तो निकलता जाएगा और हाई ब्लड लॉस की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स का एक अच्छा लेवल, एक नॉर्मल लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। सबसे पहले ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल बेसिकली ऐसी ट्यूब है या ऐसी ट्यूब्स होती है ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू आपकी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। नाउ सबसे पहले तरह की ब्लड वेसल है हमारी आर्टरी। आर्टरी को अगर आप सबसे सिंपल भाषा में डिफाइन करेंगे ना तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेके जा रही है। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, इट इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। नाउ आर्टरी में जो ब्लड आता है ना, देखो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, बहुत हाई प्रेशर से हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, तब जाके वो ब्लड आपकी आर्टरी में एंट्री कर रहा है। अब आर्टरी में जो ब्लड है
उस ब्लड का प्रेशर जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, इस ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी हाई है, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर से जो ब्लड आ रहा है, ये इंश्योर करने के लिए कि आर्टरी इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फटे ना, आपकी बॉडी ने क्या किया है कि आर्टरी की वॉल को थिक और इलास्टिक बना दिया है, ताकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी आर्टरी की वॉल्स फटे ना, रप्चर ना हो। नाउ अब हम जरा वेन्स की बात करते हैं। वेन्स को सेम, आप आर्टरीज को कैसे सिंपली डिफाइन कर रहे हो, वो ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, ठीक है। नाउ वेन बेसिकली वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही है, यानी कि बॉडी टू हार्ट, यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर कर रही है वेन्स। अब वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है ना, ये वेन्स का जो ब्लड प्रेशर है ये कम है, वेन्स का ब्लड प्रेशर कम है, तो इस वजह से ना इसकी जो वॉल्स है उन्हें थिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वॉल्स जो है थिन होंगी। नाउ वेन्स में जो ब्लड है उसका प्रेशर कम है, ब्लड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो ब्लड वेन्स में आगे बढ़ रहा है ना, वो बैक फ्लो कर जाए, मतलब जाना था इधर लेकिन वो इधर आने लगा। अब इस बैक फ्लो को रोकने के लिए ना आपके वेन्स में एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं वेल्व, ठीक है। ब्लड ऐसे इसे इधर जाएगा, अब ये जो वेल्व है ना ये बेसिकली इस ब्लड को पीछे आने से रोक देगी, मतलब ये वेल्व्स जो है ये ब्लड का बैक फ्लो रोकेंगी वेन्स में, तो वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ वेल्व्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है वेन में, तो ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए इसलिए वेल्व्स प्रेजेंट है। अब बताओ आर्टरीज में ये वेल्व्स होंगी क्या, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लड तो ऑलरेडी हाई प्रेशर से आगे बढ़ रहा है, बहुत मतलब चांस ही नहीं है कि ब्लड जो है बैक फ्लो करे, तो इसमें वेल्व्स जो है ना वो प्रेजेंट ही नहीं होती है, आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होती हैं। देखो आपकी बॉडी में जितनी आर्टरीज है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, आर्टरीज हर एक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आपकी बॉडी की इकलौती आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी आपकी बॉडी की इकलौती आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नाउ वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन्स में क्या जाता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगेन जैसे आर्टरी में एक एक्सेप्शन है वैसे ही वेन में भी एक एक्सेप्शन है, आपकी बॉडी की इकलौती वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा दैट इज पल्मोनरी वेन। क्या है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन आपकी बॉडी की इकलौती वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। नाउ पल्मोनरी आर्टरी क्या थी, इकलौती आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। अब जरा कैपिलरीज को देखो, देखो मान लो आपके हार्ट से ना आर्टरी आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अब यहाँ पे मान लो कि कोई भी टिश्यू है, यहाँ पे आपकी आर्टरी क्या हो जाएगी ना, आपकी आर्टरी छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये छोटी छोटी कैपिलरीज में इसलिए डिवाइड हुई ना, ये जो कैपिलरीज है इनकी वॉल बहुत ही थिन होगी। नाउ हमेशा मैंने आपको रेस्पिरेशन वाली चीज में भी ये बताया था कि जहाँ भी गैसेस एक्सचेंज होना है ना तो वॉल जो है बहुत थिन होनी चाहिए ताकि डिफ्यूजन के थ्रू इजीली गैसेस एक्सचेंज हो। इन कैपिलरीज की वॉल भी अगेन बहुत थिन होती है ताकि ना गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो पाए। ये जो आर्टरी थी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, इस ब्लड में ऑक्सीजन है, ये आर्टरी यहाँ पे आके कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। इन कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन है ना, यहाँ पे ब्लड प्लस ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है इसमें क्या होगा, इसने ऑक्सीजन यूज कर लिया तो इसके पास CO2 बचा होगा। अब क्या होगा, इस ब्लड से, इस कैपिलरी से ऑक्सीजन चला जाएगा इस टिश्यू में और
इस टिश्यू का जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस ब्लड में आ जाएगा। ऐसे ही सारी कैपिलरीज में होगा, ठीक है। नाउ आगे चलकर ये सारी कैपिलरीज जुड़ के वेन बन के यहाँ से निकल जाएगी। अब इस वेन में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसमें। ओके, नाउ हमने ब्लड देखा, हमने ब्लड वेसल देखी, अब हम जरा लिम्फ को देखते हैं। देखो आपकी बॉडी में जैसे ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, वैसे ही लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड है जो कि आपकी बॉडी में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नाउ देखो होता क्या है बेसिकली, मान लो ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपका टिश्यू है, ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। नाउ इस ब्लड वेसल्स में ना छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्स से क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड में प्लाज्मा जा रहा है ना, वो प्लाज्मा कैसा था, वो बताया था वाटर ही है, प्लाज्मा 90% वाटर से बना है। तो प्लाज्मा इजीली, थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा जो है वो इजीली इन पोर्स से यहाँ पे निकल के स्केप आउट कर सकते हैं और यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ सकता है। अब प्लाज्मा के साथ साथ जो स्मॉल प्रोटीन्स होंगे, स्मॉल प्रोटीन्स मतलब वो प्रोटीन्स जो साइज में छोटे हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होंगे ना, वो भी इस पोर्स से निकल सकते हैं। याद रखना कि लार्ज प्रोटीन्स नहीं निकलेंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है और ये पोर्स जो है वो छोटे हैं। स्मॉल प्रोटीन्स भी इन ब्लड वेसल से स्केप करके यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस में आएंगे। नाउ अब इसके साथ साथ कुछ सेल्स, वो कुछ सेल्स का नाम है WBCs, मतलब कुछ WBCs भी जो है ना इससे इस पोर से स्केप करके इस इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो फ्लूइड बना ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। नाउ आपकी बॉडी में देखो जैसे ब्लड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड वेसल से, वैसे ही लिम्फ भी जो है ना लिम्फेटिक वेसल से ही ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ ब्लड का कलर क्या था, रेड, ठीक है। प्लाज्मा का कलर क्या था, प्लाज्मा का कलर था येलो, और इस लिम्फ का कलर क्या है, नो कलर, कलरलेस है, कोई कलर ही नहीं है इसका। नाउ ये देखो जब आप खाना खाते हो, डाइजेशन हुआ, जब डाइजेशन होता है ना तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे इजीली बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जो फैट है ना वो ब्लड में सॉल्यूबल ही नहीं है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। तो आप खुद सोचो, अगर फैट का एब्जॉर्प्शन ही ना हो तो आपकी सेल्स तो फैट को यूज ही नहीं कर पाएंगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है लिम्फ। लिम्फ क्या करता है ना, देखो फैट जो है ना वो ब्लड में तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, लेकिन लिम्फ में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लिम्फ क्या करता है, लिम्फ जो है फैट को एब्जॉर्ब करके फिर लिम्फेटिक वेसल्स की हेल्प से वापस से ब्लड में सारा कंपोनेंट ड्रेन आउट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा लिम्फ। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज आवर हार्ट। सी, सबसे पहले तो हार्ट क्या है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो 24 घंटे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। नाउ अब बात आती है ये जो हार्ट है ये प्रेजेंट कहाँ है, ये हार्ट आपका प्रेजेंट है आपके थोरैसिक चैम्बर में। अब थोरैसिक चैम्बर क्या है मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, है ना। सी, अब थोरैसिक चैम्बर में कहाँ प्रेजेंट है आपका हार्ट, देखिए हमने ये हमेशा से सुना है कि हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, होता है लेफ्ट साइड पे, पर ये ना कम्प्लीटली सही नहीं है। सी, मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। नाउ आपका जो हार्ट है ना ये तो आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। आपका हार्ट एक्चुअली में थोड़ा सा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसीलिए लोग बोल देते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड पे, पर वो एक्चुअली में पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे नहीं प्रेजेंट है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। नाउ अब हम ज़रा बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की। सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लंग्स जो है डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, वैसे ही आपके हार्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेन्स होती है, ये 2 मेम्ब्रेन्स है। नाउ इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस फ्लूइड का काम क्या है, इस फ्लूइड का काम ये है, इस फ्लूइड का और इस वॉल का एक ही काम है कि ये आपके हार्ट को किसी भी तरीके के डैमेज से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देता है ये फ्लूइड भी और ये वॉल्स भी। देखिए आपका जो हार्ट है वो क्या है, वो 4 चेम्बर्ड है, मतलब उसमें 4 चेम्बर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है।
अब ये जो ऊपर वाले जो दो छोटे वाले चेम्बर्स है ना, इनको हम बोलेंगे ऑरिकल, एट्रियम, ठीक है। और ये जो बड़े वाले चेम्बर्स है, इनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए आप जब अपनी ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन आप बना रहे हो ना अपनी नोटबुक में, देखो आप बना रहे हो तो आप खुद को ना ऐसे इमेजिन करो। तो जब आप बना रहे होगे, जो आपका राइट हैंड होगा वो एक्चुअली में आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करेगा, और आपका लेफ्ट वाला जो हैंड होगा वो आपकी बॉडी का राइट साइड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ना देखो, इसको हम लेफ्ट लेंगे और इसको हम राइट लेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे बनाओगे तो आपका राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, और आपका लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट साइड है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपकी बॉडी के राइट साइड को। सो इमेजिन योरसेल्फ लाइक दिस, ठीक है, जब भी आप अपना कोई भी ऑर्गन बना रहे हो। नाउ देखिए मैंने क्या बोला, आपका हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में बटा हुआ है। अब देखिए 4 चेम्बर्स के नाम क्या है। लेफ्ट ऊपर वाला जो छोटा वाला चेम्बर है, मैंने उसका नाम क्या बताया, एट्रियम। अब लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट एट्रियम। अब ये जो बड़ा वाला चेम्बर है इसका नाम क्या बताया, वेंट्रिकल। अब लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे ही राइट साइड में जो ये एट्रियम प्रेजेंट है उसको हम राइट एट्रियम बोलेंगे, और बड़े वाले चेम्बर को क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला कि आपका हार्ट कैसा है, आपका हार्ट है 4 चेम्बर्ड। अब आपका हार्ट 4 चेम्बर्ड क्यों है, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी 4 चेम्बर्ड हार्ट रखे। अब इन दोनों की मिक्सिंग रोकना क्यों ज़रूरी है, देखिए अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गए ना, तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। आप एक वार्म ब्लडेड एनिमल हो। वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है, वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखे, मतलब बाहर सर्दी हो गर्मी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इस बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी एनर्जी। अब वो एनर्जी बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन करोगे उसी से तो एनर्जी मिलती है ना। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इफ़िशिएंटली हो पाए, मतलब बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाए, इसीलिए आपकी बॉडी ने क्या रखा है, आपकी बॉडी ने 4 चेम्बर्ड हार्ट रखा है। सी 4 चेम्बर्ड हार्ट ना सिर्फ आपके पास नहीं है, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल, मतलब कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, बर्ड्स और मैमल्स, उन सब में है 4 चेम्बर्ड हार्ट। सेम रीज़न है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाए, इन दोनों की मिक्सिंग को ना होने दिया जाए। ना क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आता है। देखिए कोल्ड ब्लडेड जो भी एनिमल्स है उनमें कौन कौन आता है, ये आपने वैसे पढ़ा है 9th में, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, पर ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती हैं आपकी फिशेस, एम्फीबियंस, और कौन आता है, और आते हैं आपके रेप्टाइल्स। नाउ क्रोकोडाइल भी किसका पार्ट है, रेप्टाइल का, लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल भले ही रेप्टाइल का है, रेप्टाइल में जितने भी रेप्टाइल है उन सब में 3 चेम्बर्ड हार्ट है। आपके सारे एम्फीबियंस में कितने चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। याद रखना, एम्फीबियन में, रेप्टाइल में कितने चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। आपके फिश में कितने चेम्बर्ड हार्ट है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है। लेकिन आग जो क्रोकोडाइल है ये एक एक्सेप्शन है, इसमें जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे 4 चेम्बर्ड हार्ट किस में होता है, वो होता है बर्ड्स में, सारी मैमल्स में, ठीक है, और किस में होगा, और होगा क्रोकोडाइल में, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि फिश में कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं तो 2 चेम्बर्ड। आपसे कोई पूछे कि एम्फीबियन में कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियन का एक एग्जाम्पल बताओ, फ्रॉग, टोड, है ना, इनमें होगा 3 चेम्बर्ड हार्ट। अगर आपसे कोई पूछे रेप्टाइल्स में कितने चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, क्या बोलोगे, 3 चेम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल में एक्सेप्शन कौन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भले ही रेप्टाइल का पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। समझ में आया, ठीक है। नाउ देखिए अब आ जाते हैं, फिर से आपके दिल की बात करते हैं, ठीक है। आपके दिल में, मतलब आपके हार्ट में 4 चेम्बर्स है। अब इन सारे चेम्बर्स को मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए वॉल्स है। वॉल्स जो है इन सारे चेम्बर्स को एक दूसरे से अलग करिए, उन वॉल्स को हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है।
वो वॉल जो दो चेम्बर्स को अलग करे उसको हम बोलेंगे सेप्टम। नाउ अब एट्रियम से अलग करने वाली, वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से, एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करने वाली सारे जो सेप्टम्स होते हैं इनका नाम अलग अलग है, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, मतलब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सी आप जब 11th में जाओगे ना तो आपको मतलब हर एक लाइफ प्रोसेस का ना डेडिकेटेड चैप्टर मिलेगा। डाइजेशन का अलग मिलेगा और फिर आपको रेस्पिरेशन वाला अलग मिलेगा, सर्कुलेशन का अलग है, तो वो सब मतलब आप 11th में पढ़ना अगर आप बायो लेते हो तो, है ना। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके हार्ट के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, मतलब आपके हार्ट के अंदर ब्लड कैसे कैसे मूव कर रहा है। मुझे आपको हार्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, क्या वो, उसका नाम है वेल्व। अब वेल्व का नाम आपने कहाँ सुना है? वेल्व का नाम आपने सुना है वेन्स में। सी वेन्स में मैंने आपको क्या बताया था? वेन्स में आपकी वेल्व्स होती हैं, ये ऐसी वेल्व्स होती है ना। इन वेल्व्स का काम क्या है? इन वेल्व्स का काम है कि ब्लड अगर इधर फ्लो हो रहा है तो उसको इधर ही फ्लो करवाए, मतलब ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकती हैं, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती हैं ये, ठीक है। नाउ सिमिलरली आपके हार्ट में भी कुछ वेल्व्स होती हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, ये है वेल्व्स। इनका भी काम वही है, इनका काम ये है कि जब ब्लड एट्रियम से जो है वेंट्रिकल में आएगा तो ये वापस से ना ऐसे बंद हो जाएंगी ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, बैक फ्लो करके एट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। तो अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि हार्ट के अंदर ब्लड का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनना। सी आपकी बॉडी ने क्या किया, आपकी बॉडी के सारे टिश्यूज़ ने जितना भी ब्लड में ऑक्सीजन था सारा लिया, यूज़ किया और उस ब्लड में CO2 डाल दिया, ठीक है। अब ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाएगा कहाँ पे? आपके हार्ट के पास। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाने का काम कौन करता है? वो काम करता है आपकी वेना कावा। नाउ वेना कावा लार्जेस्ट वेन है आपकी बॉडी की, याद रखना, ठीक है। अब देखिए आपके हार्ट के ऊपर भी कुछ ऑर्गन्स हैं, मतलब लंग्स, ब्रेन, आपकी आईज, ईयर, माउथ, है ना। अब आपके हार्ट के नीचे भी कुछ ऑर्गन है, यानी कि आपका स्टमक हो गया, किडनी हो गया और आपकी मसल्स हो गई लेग की, बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। अब देखिए नीचे वाले ऑर्गन से, हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा उसको हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड लेके आई, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ आपके हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन यानी कि आपका ब्रेन, ये सब, इन सब से जो भी ब्लड लेकर आएगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। ये लेकर आई क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इन दोनों ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहाँ छोड़ दिया? इन्होंने छोड़ दिया राइट एट्रियम में। लेट मी मार्क इट ताकि आप लोग को ना ऐसे देखने में इजी हो, ठीक है। अब लाके इन्होंने छोड़ दिया राइट एट्रियम में। नाउ ये राइट एट्रियम क्या करेगा? ये राइट एट्रियम ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। देखो जब ये राइट एट्रियम में ब्लड आया ना तो आपकी वेल्व्स ऐसी बैठी होंगी, ठीक है। जैसे ये फोर्स लगाएगा ये वेल्व्स खुलेंगी और पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, ये वेल्व्स फिर से बंद। तो ब्लड का मूवमेंट आपको पता चल रहा है ना। देखो राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है आपके राइट वेंट्रिकल में, इसका कोई काम नहीं है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या ही काम है? इसको ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए ज़रूरी है कि ये इसको वापस से लंग्स में भेजा जाए जहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अब इसको लंग्स में भेजने का काम कौन करेगा? ये वाली वेसल। देखना अब यहाँ से ये जो वेंट्रिकल है ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ से सीधा जाएगा आपके लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। मतलब उस ब्लड में CO2 निकाल के उसमें क्या ऐड किया जाएगा? ऑक्सीजन। ना अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हार्ट से वो कोई भी वेसल जो हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। नाउ अब ये भी तो, ये जो वेसल आपको दिख रही है ये भी तो हार्ट से दूर लेके लंग के पास लेके जा रही है ना आपके ब्लड को, इसको हम आर्टरी बोलेंगे। इतना तो हमें समझ में आ गया। लेकिन वहाँ पे हमने तो पढ़ा था कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस आर्टरी में, इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन थी ना, ओनली आर्टरी जिसमें कि क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आपके राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड को कहाँ भेजा? लंग के पास। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। इतना याद हुआ? देखिए
अब लंग्स में जाकर ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भाई पूरे पार्ट्स में पहुंचाना है। अब पूरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए पंप कौन करेगा? ये हार्ट। वो वापस से घूम फिर के आएगी आपके हार्ट के पास। नाउ यहाँ से लंग्स से आया वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। अब मैंने आपको अगेन बताया था जो हार्ट के पास लेकर आए, वो वेसल जो हार्ट के पास लेकर आए ब्लड को, उसको क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। अब वेन में क्या होता है? वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इस वाली वेन में क्या है? इस वाली वेन में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कौन सी वेन हुई? ये हुई पल्मोनरी वेन। समझ में आया? याद आया? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। नाउ ये लेफ्ट एट्रियम अगेन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, फिर से ये ब्लड कहाँ एंट्री करेगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करने के बाद फिर से क्या होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स लगाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर से ये जो आपका ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वापस से कहा जाएगा इस वाली वेसल से आपकी पूरी बॉडी में आगे सर्कुलेट करवा दिया जाएगा, ठीक है। नाउ इस वाली वेसल का नाम क्या है? इस वाली वेसल का नाम है अयोटा। अयोटा साइड में मैंने कुछ लिखा है, देखो अयोटा क्या है? अयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है। समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं ज़रा सर्कुलेशन की। नाउ व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अब सर्कुलेशन जो है दो तरीके का हो सकता है, क्या क्या? एक है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा है डबल सर्कुलेशन। नाउ सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड हार्ट में सिर्फ एक बार एंट्री करेगा, और डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड हार्ट में 2 बार एंट्री करेगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखिए सिंगल सर्कुलेशन जो है फिशेस में देखने को मिलेगा, और ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये भी सिंगल सर्कुलेशन इन फिश का ही डायग्राम है। ज़रा ध्यान से देखिए ये है गिल्स। नाउ गिल्स का काम क्या है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करवा दे, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाए, ठीक है। गिल्स में जो ब्लड है इसमें जो क्या किया गया? ऑक्सीजन को ऐड करवा के ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया गया, ठीक है। अब ये ब्लड जो है मूव कर रहा है और ये पहुंचा दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक, ठीक है। ये जो बनाया है ना, ये मान लीजिए कि ये बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स है फिश के। ये क्या है? ये है बॉडी ऑर्गन्स। नाउ ये जो ऑर्गन्स है ये क्या करेंगे? इस ब्लड से ऑक्सीजन को लेंगे, यूज करेंगे, और इस ब्लड में वापस से CO2 डाल देंगे। तो अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा ये कौन सा ब्लड होगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ओके। नाउ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये भेजा जाएगा हार्ट के पास। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये है हार्ट, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास गया, हार्ट ने इसको पंप करके वापस से इसको गिल्स में भेज दिया। गिल्स में फिर से क्या होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करवाया जाएगा, फिर ये ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास। बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेके CO2 डालेंगे, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में जाएगा। बेसिकली ये जो साइकिल है ना ये चलती जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये जो हार्ट है यहाँ पे ब्लड कितनी बार एंटर कर रहा है? सिर्फ एक बार एंट्री कर रहा है बॉडी से हार्ट तक, सिर्फ एक बार ब्लड की एंट्री है हार्ट में। तो ये हुआ क्या? सिंगल सर्कुलेशन। नाउ डबल सर्कुलेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमंस। अब ज़रा देखना, देखिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑर्गन्स से, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स ने क्या किया? ब्लड से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन यूज़ किया, उसके बाद उस ब्लड में क्या किया? CO2 डाल दिया, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जा रही है हमारी वेना कावा, ठीक है। हार्ट तक ये देखो, एक बार हार्ट में एंट्री किससे हुई? वेना कावा के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जा रहा है वेना कावा के थ्रू, एक बार एंट्री हो चुकी है ब्लड की हार्ट में। नाउ अब ये वेंट्रिकल से, अब ये हार्ट से क्या होगा? ब्लड पंप होके कहाँ जाएगा? लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ना पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? लंग्स में। अब लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? वापस आएगा हार्ट में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। देखो अब लंग्स से पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? हार्ट में दोबारा ब्लड लेकर आ रही है। ये हुई दूसरी बार एंट्री ब्लड की आपके हार्ट में। ना अब फिर से ये क्या होगा? ये ब्लड जो है यहाँ से अयोटा के थ्रू पंप करके क्या किया जाएगा? वापस से बॉडी ऑर्गन्स को भेज दिया जाएगा, और यही सर्कुलेशन चलता जाएगा। देखिए अब इस हार्ट में, ये आपका ये जो हार्ट है इसमें ब्लड ने कितनी बार एंटर किया? एक तो वेना कावा लेके आई थी, तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब था तो ब्लड ही ना।
एक बार वहाँ एंट्री हुई, फिर लंग से एंट्री हुई एक बार पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, तो 2 बार एंट्रीज हुई है ना, तो इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। जहाँ हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करे उसे हम बोलेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन। वो टाइप का सर्कुलेशन जहाँ हार्ट में ब्लड सिर्फ एक बार एंटर कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन के एग्जाम्पल है फिश, और डबल सर्कुलेशन के एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस, ठीक है। नाउ अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब वो वाला सर्कुलेशन का पार्ट जहाँ पे आपका लंग इन्वॉल्व्ड है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए अलग नाम दे दिया है हमने, क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। हमने क्या नाम दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, जहाँ पे ये लंग इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। और वो पार्ट जहाँ पे आपके बाकी के बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है उसको हमने दूसरा नाम दे दिया, क्या दे दिया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। समझ में आया, 2 टाइप का सर्कुलेशन क्या क्या, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, और डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।